हेलो डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम एट स्टडी आईएएस। डियर फ्रेंड्स, आज हम 10 मई 2020 न्यूज़ का डिस्कशन करेंगे। तो द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ है जो हमारी यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। डियर फ्रेंड्स, आप कोई भी जो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाह रहे हो और जो लेना चाहते हो वो स्टडी आईएएस कोड यूज कर आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट उठा सकते हो। ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप हमसे जुड़कर कोई भी आपकी क्वेरी हो रिगार्डिंग प्रिपरेशन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन से संबंधित तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड हम हमारे से जीमेल के द्वारा भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। अनअकैडमी पर 3 डायनामिक बैचेज फॉर फुल 1 ईयर प्रिपरेशन स्टार्ट है 11 मई से यूपीएससी सीएससी 2020 एंड 21 के लिए। ये पूरी उनकी डेडिकेटेड टीम है जिसमें मिशन यूपीएससी सीएससी 2021 बाइलिंगुअल बैचेज हैं ये जो 11 मई से स्टार्ट हो रहे हैं। उसके बाद लक्ष्य यूपीएससी 2021 एंड एक्सपीडिशन यूपीएससी 2021 ये इंग्लिश का बैच है जो अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहा है। ये सभी फीस स्ट्रक्चर है। फीस स्ट्रक्चर जिसमें आप अगर 1 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 8,000 पड़ता है, लेकिन अगर 24 मंथ्स का एक साथ लेते हो तो 2,000 पर मंथ मीन्स 75% आपको ऑफ मिलता है। उसके साथ अगर आप स्टडी आईएएस कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 40,000 जो टोटल पे करना है उसमें भी आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिलेगा 10% और आपको पे करना होगा ओनली 43,000 रुपीज एंड 200 रुपीज। अगर एक साल की अगर बात करें हम तो 1 ईयर के लिए पर मंथ वही 8,000 एंड 12th मंथ के लिए टोटल आपको पे करना पड़ेगा 40,000। लेकिन आप स्टडी आईएएस कोड यूज कर एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट का बेनिफिट ले सकते हो और आपको पड़ेगा 36,000। तो आप बेनिफिट लेना ना भूलें। अनअकैडमी यूपीएससी चैंपियनशिप भी चल रही है जिसके ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट अनअकैडमी पर हो रहे हैं यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए। उसके लिए आप एनरोल कर सकते हो फ्री में, तो ये आप इसका बेनिफिट लेना जरूर ना भूलें। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे 10 मई 2020 न्यूज़। तो आज के दिन हमारी न्यूज़ कौन कौन सी है। यहां पर फर्स्ट जो पेज है इससे संबंधित न्यूज आई है, फेक न्यूज से संबंधित इस पूरे न्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। 8th नंबर पर आरोग्य सेतु, इसके बारे में थोड़ा सा हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, इसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक्स इन शॉर्ट्स में डिस्कशन करेंगे। 11th नंबर 8th नंबर पर एक और छोटा सा टॉपिक है कैलाश मानसरोवर। यहां पर इंडिया एंड नेपाल का थोड़ा सा डिस्प्यूट वाला एरिया है, इससे संबंधित हम डिस्कशन करेंगे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यहां पर ये पूरा प्योर साइंस बेस एक आर्टिकल है, ये भी हमारे काम के नहीं है। जनरली यूपीएससी में ऐसे आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते हैं। सेल फॉरेस्ट टोटोइज हैबिट, इसके बारे में हम पूरा डिस्कशन करेंगे। यहां से हम IUCN इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 12th नंबर पेज पर पीएम केयर्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एंड प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इन दोनों न्यूज का हम डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टॉपिक नंबर फर्स्ट। 10 मई 2020 फर्स्ट पेज पर है फेक न्यूज। BPRD ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन्होंने फेक न्यूज एंड वीडियो से संबंधित एक गाइडलाइन जारी की है पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप कैसे फेक न्यूज और वीडियो जितने भी प्रकाशित होते हैं उनकी गाइडलाइन जारी की है कि कैसे उनको रोकोगे। जो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट है ये थिंक टैंक है अंडर यूनियन होम मिनिस्ट्री, जो गृह मंत्रालय है उसके अंदर में एक थिंक टैंक है। फेक न्यूज को येलो जर्नलिज्म भी बोलते हैं, येलो जर्नलिज्म, इसको जरूर याद रखना। इसमें क्या होता है, फेक न्यूज में डैमेज किया जाता है किसी की जो एक इमेज रहती है उसको, वो कोई एजेंसी हो सकती है, कोई एंटिटी हो सकती है और कोई पर्सन हो सकता है, या फिर इसमें गेन या तो फाइनेंशियल गेन के लिए किया जाता है या पॉलिटिकल गेन के लिए ऐसा किया जाता है।
तो यहाँ पर जो गाइडलाइन जारी की गई है उसमें सीधा सा हमको इतना से याद रखना है कि PIB, द हिंदू, इन सभी सोर्सेज से उस सोर्स को क्या करना है, मिलाना है। अगर उससे मैच करता है तो वो ठीक है न्यूज, अदरवाइज वो गलत होने के चांस है और उसको रोकने का पूरा प्रबंधन किया जाएगा। सेल फॉरेस्ट टोटोइज, हमने उसका फोटो देखा था, पूरा टोटोइज इस टाइप का था जिसपे थोड़े थोड़े से पेचेस बने हुए थे। यहां पर ये ईस्टर्न इंडिया एंड नॉर्दर्न इंडिया, मींस ईस्टर्न इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में मिलता है केवल, बाकी साउथ ईस्ट एशिया, तो इसका ये जरूर याद रखना कि कहां कहां पर मिलता है। IUCN की जो एक रेड लिस्ट निकलती है उसमें थ्रेटन कैटेगरी में इसको रखा गया, मींस ये भी संकटग्रस्त कैटेगरी में आता है, मींस इसके आने वाले टाइम में ये विलुप्त हो सकता है। अगर IUCN की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और इसके कार्य है नेचर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मीन्स हम प्रकृति का संरक्षण करें और हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस प्रकार से उपयोग करें ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए खत्म ना हो। 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। तो ये सभी आप याद रखोगे। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका लोगो है। अगर यहां पर बात करें, फाउंडेड 1948 5 अक्टूबर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज इसका पूरा नाम है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड नेचर कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। तो ये सभी आप याद रखोगे। इसी के द्वारा एक स्टार्ट किया गया था द IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, जितने भी संकटग्रस्त स्पीसीज है उनके लिए IUCN की रेड लिस्ट जारी की गई थी। इसका ये एक लोगो है पूरा, ये भी IUCN के अंडर में आता है रेड लिस्ट, तो इसको जरूर आप याद रखना। इसकी स्थापना 1964 में, मीन्स जो IUCN ओरिजिनल है उसकी स्थापना कब की गई, 1948, लेकिन इसकी जो इसी की एजेंसी है इसकी स्थापना की गई 1964 में। इसका हेडक्वार्टर यूनाइटेड किंगडम में है, ये आप याद रखना। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा इसका, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये इसका पूरा नाम है। अब आगे देखते हैं इसमें IUCN जो है उसमें मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज हो सकती है, इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स NGO हो सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के, नेशनल लेवल के NGO हो सकते हैं, और जो इंडिजिनस जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन है मीन्स हमारे जो स्थानीय समुदाय हैं वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। किसके, IUCN के। तो IUCN में सरकारी भी हो सकती है, NGO भी हो सकते हैं, और जो पब्लिक जो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है वो भी इसके सदस्य हो सकते हैं। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि सरकारी ही हो। IUCN एक रेड लिस्ट जारी करता है जिसे रेड डाटा लिस्ट भी कहते हैं। इसकी स्थापना 1964 में हमने अभी देखा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ, UK। और ये क्या करता है, ये फिक्स करता है कि प्रिसाइज क्राइटेरिया टू इवेल्युएट द एक्सटिंक्शन रिस्क ऑफ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज, मीन्स ये फिक्स करता है कि किस आधार पर कोई स्पीसीज को हम ये कहेंगे कि वो विलुप्त होने के कगार पे है। तो ये जो क्राइटेरिया है, जो नियम कायदे हैं, वो कौन बनाता है, IUCN का जो रेड लिस्ट है उसके द्वारा ये बनाया जाता है। इससे क्या हेल्प होती है, इससे इंटरनेशनल कम्युनिटी जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय है वो स्पीसीज के विलुप्त होने को रोक सकता है, कम कर सकता है। साथ ही में प्रोवाइड साइंटिफिकली बेस्ड इंफॉर्मेशन ऑन द स्टेट्स ऑफ स्पीसीज एंड सब स्पीसीज एट ग्लोबल लेवल, मीन्स अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर या वैश्विक स्तर पर उस स्पीसीज से रिलेटेड जितने भी वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको सामने लाना, इसका मेन मोटो है। इसमें कैटेगरीज कौन कौन सी बना रखी है इन्होंने। एक एक्सटिंक्ट, मीन्स विलुप्त हो गई है, कहां पर, एक्सटिंक्ट पूरी तरह विलुप्त हो गई है, कहीं पर अब बची हुई नहीं है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, मीन्स वाइल्ड जो उसका जंगल था, जो उसका प्राकृतिक अवस्था वहां विलुप्त हो गई, लेकिन अभी भी वो किसी उद्यान में, किसी चिड़ियाघर में जीवित है। थ्रेटन्ड, इसमें क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड वनरेबल, सुभेद्य, तो इनका इंग्लिश में आप नाम याद रखना। लोअर रिस्क, इसमें एक आता है नियरली थ्रेटन्ड, एंटी कंजर्वेशन डिपेंडेंट एंड लिस्ट कंसर्न। अदर कैटेगरीज में डाटा डेफिशिएंट एंड नॉट इवेलुएट, मीन्स ये इसको इवेलुएट ही नहीं किया गया स्पीसीज को, और एक स्पीसीज ऐसी है जिसका डाटा ही नहीं मिला। मीन्स हम किसी भी स्पीसीज को उसके विलुप्त होने के कगार के आधार पर इन श्रेणियों में बांट सकते हैं। यहाँ पर पूरी तरह विलुप्त हो गई है, यहाँ पर विलुप्त होने के कगार पर है, जिसमें 3 कैटेगरी आती है।
यहाँ पर लोअर रिस्क मीन्स विलुप्त होने के कगार पर नहीं है, कम रिस्क है उस स्पीसीज को। तो यहाँ पर 3 कैटेगरी है और एक है अदर कैटेगरीज में डाटा डेफिशिएंट मीन्स यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट डाटा ही नहीं है, और एक जगह नॉट अवेलेबल। तो जब भी रेड डाटा बुक निकालते हैं मीन्स रेड डाटा लिस्ट, तो किसी भी स्पीसीज को किसी एक कैटेगरी में रखा जाता है। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, तो 10 में से किसी एक कैटेगरी में वो स्पीसीज रहेगी। IUCN पब्लिकेशन, IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटन स्पीसीज, जिसमें सकंडगस प्रजातियों के लिए एक लिस्ट निकालता है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के लिए। और UN में इसका ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया है किसको, IUCN को। तो याद रखना UN की संस्था नहीं है ये, हमको लगता है कि UN की संस्था होगी, लेकिन ये UN में क्या है, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा दिया गया। मीन्स जब भी UN में कोई मीटिंग होगी तो ये वहां पर पर्यवेक्षक की भांति मीन्स बिना वोटिंग अधिकारों के वहां पर रहेगा उपस्थित। PM केयर्स एंड PM नेशनल रिलीफ फंड द हिंदू के पेज नंबर 12 पर ही आया है। प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, ये क्या है? PM केयर्स अभी हाल ही में जो कोविड-19 है उससे लड़ने के लिए, और ऐसा ही नहीं कि कोविड-19, इसमें जो बाकी पैसा बचेगा वो आगे रिसर्च और आगे कोई ऐसी बीमारी आएगी उसमें लगेगा। तो ये क्या है, पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है, जिसका चेयरमैन PM होगा। इसमें 3 मेंबर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, प्राइम फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, गृह मंत्री, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री। इसको इनकम टैक्स से छूट मिली हुई, जो लोग पैसा इसमें देंगे जितने भी, चाहे 10,000 करोड़ दो कितना भी, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। डोनेट यहाँ कौन कर सकता है, कोई इंडिविजुअल कर सकता है, एक व्यक्ति कर सकता है, और कोई संगठन भी कर सकता है इंडिया के और बाहर के। लेकिन फॉरेन के केवल यहाँ ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंडिविजुअली कर सकते हैं। फॉरेन का कौन नहीं डोनेट कर सकता, कोई गवर्नमेंट फॉरेन की डोनेट नहीं कर सकती, और वहाँ के कॉरपोरेट मीन्स औद्योगिक जो घराने हैं वो इसमें डोनेट नहीं कर सकते। इसमें 1 रुपये से लेके कितना भी पैसा आप डोनेट कर सकते हो। लोअर लिमिट 1 रुपये है, लेकिन अपर लिमिट यहाँ नहीं है, तो ये आप याद रखोगे। CSR के दायरे में कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में अच्छे से देखेंगे कि इसमें जो पैसा दिया जाएगा वो CSR के दायरे में माना जाएगा। तो ये क्या होता है हम देखेंगे। इसको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 के से छूट मिली हुई है। मीन्स यहाँ पर क्या होता है, जो बाहर से पैसा आता है उसको मैनेज किया जाता है, कौन सा पैसा बाहर से आएगा कौन सा नहीं आएगा। कई रूल एंड रेगुलेशन इसमें शामिल रहते हैं, फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑफ रेगुलेशन एक्ट। और इसके द्वारा कम से कम हजारों NGO पर प्रतिबंध लगा रखा है इंडिया में पैसा आने पर, क्योंकि ये बातें आई थी कि NGO के द्वारा यहाँ पर धर्म परिवर्तन कराया जाता है, यहाँ पर सामाजिक उन्माद फैलाया जाता है। इसीलिए इस एक्ट के द्वारा कई NGO को बैन किया गया था। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट इस पर लागू नहीं होगा। एक है PM नेशनल रिलीफ फंड, जो हमारा जो PM केयर्स है उससे किस प्रकार बने, यहाँ ये पूरी तरह PM के अंडर में रहता है, और इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाता है जॉइंट सेक्रेटरी के द्वारा। और यहाँ पर CSR के अंतर्गत ये नहीं आता है, इसको इससे भी छूट नहीं मिली हुई है। जो PM केयर्स ये कोई धर्मार्थ ट्रस्ट नहीं है, तो जो PM केयर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसके क्या है डिफरेंस। अब देखते हैं सोशल कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, यह कॉन्सेप्ट सेक्शन 135, इतना सा याद रखना कि कंपनीज एक्ट 13 2013 के अंतर्गत इसको लाया गया है। मीन्स इसका वैधानिक दर्जा है, इसको वैधानिक दर्जा दिया गया है। मीन्स आपको पालन करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर जुर्माना लगेगा। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। और कंपनीज इसके द्वारा एक कंपनी CSR पॉलिसी रूल्स 2014 इसके द्वारा लाया गया था इस एक्ट के अंतर्गत। अब कोई भी कंपनी जब उसकी नेट वर्थ 500 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, मीन्स उसकी जो टोटल वैल्यू है, या उसका टर्नओवर सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, या उसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ प्रॉफिट हो सकता है, उसका टर्नओवर हो सकता है सालाना की कितने का माल उत्पादित कर रहा है, या उसकी नेट वर्थ मीन्स टोटल जो कंपनी की नेट वर्थ हो सकती है। अगर ऐसा है तो कंपनी को 2% का नेट प्रॉफिट 3 साल के जो लास्ट 3 साल गुजरे हैं उन 3 सालों में उसका टोटल जो नेट प्रॉफिट का 2% उसको देना पड़ेगा ऐसे कामों में जो समाज में उत्थान के लिए हों, गरीबी मिटाने के लिए हो, शिक्षा के लिए, बेरोजगारी मिटाने के लिए, या फिर समाज में के कल्याण के लिए, चाहे महिलाओं का उत्थान हो, चाहे बच्चों के लिए कल्याण का हो, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट को घटाना हो, चाहे बच्चों की जो मोर्टिलिटी रेट हो उन सभी को घटाना हो, इन सभी के लिए वो पैसा खर्च करना पड़ता है कंपनी को।
इश्यू क्या था, कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल 7 में ये कहा गया है, उसके अनुसार डोनेशन जो कोविड-19 में जो डोनेशन दिया जा रहा है इनके द्वारा, वो पीएम केयर्स में अगर फंड में दिया जा रहा है तभी जाके उसको सीएसआर माना जाएगा। अगर कोई कंपनी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में पैसा देगी तो उसको सीएसआर नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का विषय भी था। लेबर लॉ, द हिंदू के पेज नंबर 12 पर, द इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज एक्ट 1979। इसमें क्या क्या प्रावधान है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही में एक ट्रेन से लगभग 14 लोग कटकर मर गए थे। एमपी के लोग थे जो काम करते थे महाराष्ट्र में, और उनके लिए वहां पर सुविधाएं अच्छी नहीं थी, इसलिए उनको घर जाना पड़ रहा था। यहाँ पर क्या है कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी है, अगर वो लेबर लॉ के तहत अगर श्रमिकों को काम करेगी, माइग्रेंट जो वर्कर है, प्रवासी श्रमिक, उनको अगर काम ले रही है तो उनको अपने का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। जो वेजेज है, जो मजदूरी है, वो आप अन्य वर्कर्स को, अपने जो राज्य को दे रहे हो उतना ही अन्य वर्कर्स को भी देना ही पड़ेगा। और जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ऐसे जो प्रवासी मजदूरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसका रजिस्ट्रेशन, उसके पास लाइसेंस होना जरूरी है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 में क्या एक कोड निकाला है, जिसके तहत ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, मीन्स इसे लेबर कोड बोलते हैं। इसके द्वारा लगभग जो 13 लेबर लॉज थे उन सभी को मिला दिया गया है, जिसमें ये वाला ऊपर वाला जो लॉ देखे था 1979 वाला, ये भी इसमें मिला दिया गया है ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो लोगों को। आरोग्य सेतु ऐप हमने देखा था कि कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए ये था, लेकिन प्राइवेसी का कारण न्यूज में था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। काला पानी, लिपुलेख एंड धारचूला, उत्तराखंड में धारचूला एक स्थान है जहां से लगभग जो चाइना की सीमा है वहां पर लिपुलेख दर्रा है, वहां तक एक 80 किलोमीटर की हमने सड़क बनाई है। और काला पानी उत्तराखंड का वो क्षेत्र जहां से ये धारचूला वाला क्षेत्र जा रहा है, धारचूला वाला क्षेत्र उसी में पड़ता है। अब काला पानी वाला जो टेरिटरी है वो डिस्प्यूटेड एरिया है, किसके बीच में, नेपाल और इंडिया के बीच में। काला पानी के ऊपर नेपाल अपना दावा जताता है, और जो काला पानी है उसी से काला पानी का नाम भी इसलिए पड़ा है कि यहाँ काली नदी बहती है। ये काला पानी से होते हुए जो धारचूला एक उसका स्थान है, वहां से होते हुए लिपुलेख मीन्स चाइना तक हमने 80 किलोमीटर की एक सड़क बनाई है कैलाश मानसरोवर पहुंचने के लिए। इसीलिए नेपाल, अभी कल ही इसका इनॉग्रेशन हुआ है, कल इसका उद्घाटन हुआ है, इसीलिए नेपाल जो है वो, नेपाल के कई जो राजनीतिक दल हैं इसका विरोध कर रहे हैं। तो काला पानी लिपुलेख एक दर्रा है जो चाइना एंड इंडिया के बीच में बाउंड्री के ऊपर पड़ता है, और ये कैलाश मानसरोवर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक पहले बहुत ज्यादा टाइम लगता था, अब केवल 80 किलोमीटर का एक रोड के द्वारा काफी टाइम इसमें कम हो गया है, ताकि, और ये पर्यटन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। IUCN एंड साइट्स, IUCN का हमने देखा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, एंड कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। IUCN संयुक्त राष्ट्र का अंग है। हमने देखा था IUCN क्या था, IUCN को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था, IUCN को ऑब्जर्वर स्टेटस का दर्जा मिला हुआ था। साइड सरकारों के बीच अंतरराष्ट्रीय करार है, तो ये सही है, लेकिन यहां से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। IUCN प्राकृतिक पर्यावरण के बेहतर प्रबंधन के लिए विश्व भर में हजारों क्षेत्र परियोजना चलाता है, तो ये तो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के लिए काम ही कर रहा है IUCN। अगेन देखते हैं, साइट्स उन राज्यों पर वैध रूप से आबद्ध कर है, मींस लीगली बाइंडिंग है, किस पर, सभी पार्टीज पर जो इस साइट्स में इंक्लूड है, और ये बात भी सही है। साइट्स के तहत कुछ अपेंडिक्सेज बने हुए हैं, अपेंडिक्स 1, अपेंडिक्स 2, ऐसे कर 3 अपेंडिक्स बने हुए हैं। अपेंडिक्स में 1 में अगर वो जो भी जानवर हैं उनका इंटरनेशनल ट्रेड पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ रहता है, और इसको मानना जरूरी है सभी पार्टियों के लिए, लेकिन यह कन्वेंशन राष्ट्रीय विधियों का स्थान नहीं लेता। बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय विधियां आपकी अलग रहती है कि राष्ट्र में कैसे कैसे किसी भी एनिमल और किसी भी फ्लोरा एंड फोना का मीन्स, फ्लोरा यहाँ क्या है, प्लांट, और फोना क्या है, एनिमल। तो फोना, एनिमल और प्लांट दोनों का कैसे पर्टिकुलर ट्रेड होगा पर्टिकुलर एक देश में, ये डिपेंड करता है वहां की राष्ट्रीय विधियों पर। तो यहां पर सीधा अगर हमको एक भी पता हो कि ये गलत है क्योंकि UN का अंग नहीं है, तो हम एलिमिनेशन मेथड के द्वारा A, C एंड D को निकाल देंगे, बचेगा क्या, केवल 2 और 3।
एक क्वेश्चन है प्रकृति एवं प्राकृतिक संसाधन आईयूसीएन की रेड डाटा में निम्नलिखित की सूचियां प्रकाशित होती है। तो आप ये बताओगे कि इसमें हॉट स्पॉट्स में विद्यमान स्थानिक पौधे मीन्स एंडेमिक प्लांट और एनिमल की सूची, संकटग्रस्त पौधे और जंतुओं की जातियों की सूची, विभिन्न देशों में प्राकृतिक मीन्स नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के संरक्षण हेतु कंजर्वेशन साइट्स, जितने भी कंजर्वेशन स्थल हैं साइट्स, उनकी सूची। तो यहां पर कौन सी सूची जारी करता है रेड डाटा बुक्स में, तो ये आप कमेंट बॉक्स में करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था जिसमें हमने देखा था कि कौन सा मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है, तो उसमें मॉनेटरी पॉलिसी में एक था ओपन मार्केट ऑपरेशन, एक था बैंक रेट, जिनका दोनों को हमने जब भी हम पढ़े थे तो उसमें हमने मॉनेटरी पॉलिसी में उसको पढ़ा था। लेकिन उसमें पब्लिक डेप्थ मीन्स पब्लिक जो उधार ले रही है गवर्नमेंट, एंड जो पब्लिक के पास जो रिसिप्ट्स आ रही है, प्राप्तियां हो रही है, राजस्व, वो दोनों मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट नहीं है। तो जो ऑप्शन में ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड बैंक रेट का ऑप्शन है वही उसका आंसर क्या होगा, आंसर। तो आप उसको देखना वो आंसर क्या होगा उसका सही आंसर। कईयों ने, मैक्सिमम लोगों ने सही आंसर किया है। तो ये जो दो पार्ट थे, उधार जितना लिया गवर्नमेंट ने और राजस्व, वो उसका पार्ट नहीं है। तो याद रखना डियर फ्रेंड्स, इसका कमेंट बॉक्स में आप करके बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। टेंशन नहीं लेना है कि गलत होगा तो सब लोग देखेंगे, ऐसा अपन को नहीं सोचना है। यूपीएससी फाइट करने के लिए आपको ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है खुद के अंदर। ट्रांसपेरेंसी का मतलब रहता है कि लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट होना है हमको, तभी जाकर हम कुछ बेहतर कर पाएंगे, छुपाना नहीं है। ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी दो मेन पार्ट है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज द हिंदू एनालिसिस।